गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम राइबोसोम के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज सुभाषिनी। आपने मेरे बारे में थोड़ा बहुत जाना है मेरे एक डिटेल वीडियो में। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इट गोइंग टू बी राइबोसोम। राइबोसोम आपके एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है बहुत छोटा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जितना दे रखा हुआ है उस हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। उसे थोड़ा सा डिटेल के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको राइबोसोम के बारे में कुछ और ज्यादा जानने को मिलेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बियॉन्ड क्वेश्चन राइबोसोम से बन जाते हैं, अक्सर एनसीईआरटी में ऐसा देखा गया है। तो आज हम राइबोसोम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। याद रखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। तो देखते हैं जरा, राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल बोला जाता है या पैलेट ग्रेन्यूल बोला जाता है या फिर आरएनए पार्टिकल भी बोला जाता है। इसको इंजन ऑफ सेल क्यों बोला जा रहा है? देखिए, अगर किसी गाड़ी को चलाना है तो इंजन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारे सेल की सारी एक्टिविटी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, पर उसका एक्चुअली जो इंजन होता है ना वो राइबोसोम होता है, और बिना इंजन के प्रोटीन बनना इम्पॉसिबल है। तो राइबोसोम को आप कंपेयर किससे करेंगे? इंजन से। अब यहाँ पे इसको पैलेट पार्टिकल क्यों बोला? क्योंकि पैलेट नाम की साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? राइबोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, आरएनए पार्टिकल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये राइबो न्यूक्लियस पार्टिकल बोला जाता है। राइबो न्यूक्लियस पार्टिकल क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, ये आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड। आरएनए एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है जिसकी वजह से इसको आरएनए पार्टिकल्स भी बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अमीनो एसिड बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिक सा सिंपल सा एक फंडा है, याद रखिएगा। अमीनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन की अगर फॉर्मेशन नहीं हो पाई तो सेल में जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? वो सारी की सारी स्टॉप हो जाएंगी। यहाँ पर प्रोटीन का बनना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉलीमराइजेशन का ये होता है अमीनो एसिड की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है उनको जोड़ दिया जाएगा और प्रोटीन की चेन बना दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। आपको ये तो पता होता है इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, लेकिन इसको पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड भी कहा जाता है क्योंकि अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। राइबोसोम रीड द जेनेटिक कोड प्रेजेंट ऑफ एमआरएनए एंड मेक पेप्टाइड बॉन्ड। आफ्टर दैट प्रोटीन आर फॉर्म्ड। ऑब्वियस सी बात है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आपको एक डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पॉइंट को हम समझाएंगे। तो पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि राइबोसोम एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। राइबोसोम की जो फॉर्मेशन होती है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होती है, ये याद रखिएगा। पहले राइबोसोम बना कहाँ? राइबोसोम एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर बना, न्यूक्लियोप्लाज्म मटेरियल में। ठीक है, तो राइबोसोम वहां पर बना, राइबोसोम आया बाहर निकल के और उसने साइटोप्लाज्म में क्या किया? अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना शुरू किया। राइबोसोम क्या करेगा यहाँ पे? जैसे ही राइबोसोम रिलीज हुआ, अब एमआरएनए की फॉर्मेशन कौन कर रहा है? डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन बोला आपने इस वाले पॉइंट को। हम ये सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए की जो चेन होती है ना वो रिलीज करा दी जाती है कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हुआ उस टाइम पे राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर क्या करेगा? 1 बाय 1 करके उसके जेनेटिक कोड को पढ़ना शुरू कर देगा, और उस जेनेटिक कोड पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है प्रोटीन बनाने की। तो एक एक पॉइंट को जरा दिमाग में भरिएगा कि एक्चुअली इस शॉर्ट नोट में बहुत सारी कहानी छुपी हुई है, तो आप दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने एमआरएनए को रिलीज कर दिया साइटोप्लाज्म के अंदर। एमआरएनए जो हो गया वो रिलीज हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर, और राइबोसोम ने क्या किया? राइबोसोम ने इस एमआरएनए को रीड करना शुरू किया। पढ़ने का काम राइबोसोम ही करेगा क्योंकि इसमें जेनेटिक कोड क्या लिखा हुआ है हमारे पे? जेनेटिक कोड को पढ़ने की जो कैपेसिटी होती है वो राइबोसोम के पास। अब इस राइबोसोम ने एमआरएनए पे लिखे जेनेटिक कोड को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये जेनेटिक कोड को पढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती जाएगी। जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो आप जानेंगे पेप्टाइड बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, ऐसी बहुत सारी बॉन्डिंग है जिसके बारे में आप जानेंगे। प्रोटीन को बनाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड एसेंशियल रिक्वायरमेंट है।
तो उसको बनाने का काम कौन करवा रहा है? राइबोसोम। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा वैसे ही प्रोटीन की फॉर्मेशन होती जाएगी। नाउ आई होप दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोलस बट फंक्शन परफॉर्म इन साइटोप्लाज्म। अभी यही तो बताया आपको। क्या बताया अभी? आपको ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? राइबोसोम बना। क्या बताया इसमें? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? हेल्प ऑफ न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के अलावा हटकर न्यूक्लियोलस भी होता है। तो न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है? वो राइबोसोम बना रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक, बट जैसे ही राइबोसोम निकलेगा साइटोप्लाज्म में, फंक्शन करवाएगा ये साइटोप्लाज्म के अंदर। याद रखिएगा, बनेगा कहाँ? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड के अंदर होगा न्यूक्लियोलस, वो बनाएगा राइबोसोम। और राइबोसोम को रिलीज करवाने के बाद कहाँ डाल दिया जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। कौन सी एक्टिविटी? अरे भाई ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ना, जेनेटिक कोड को रीड करने वाली एक्टिविटी को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। ओके, अब बात करते हैं और क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है तो डोंट हैव मेम्ब्रेन। ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम। अभी आपको हम एक फ्लो चार्ट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, उस फ्लो चार्ट से आपको एक बहुत अच्छी कहते हैं समरी मिल जाएगी पूरी चैप्टर की। तो अपकमिंग जो लेक्चर आएगा उसके अंदर आपको फ्लो चार्ट में पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ए मेम्ब्रेनस है, कौन सा डबल मेम्ब्रेनस है और कौन सा ऐसा है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, प्लस उसकी फंक्शनिंग एस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी सारे स्ट्रक्चर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, लाइक सेंट्रियोल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखते हैं जरा, राइबोसोम जो होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है, डोंट हैव मेम्ब्रेन, ई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ओके, तीन तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर केवल तीन होते हैं, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड देन क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब राइबोसोम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का देखने को मिलेगा और इसमें 80S टाइप का देखने को मिलेगा। ये S का मतलब क्या है? S सेडबर्ज यूनिट है। ठीक है, तो सेडबर्ज यूनिट मतलब एक्चुअली राइबोसोम की जो डेंसिटी होती है, उसका जो कॉन्फिगरेशन और डेंसिटी होती है, उसके लिए हम इस यूनिट का क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं जरा, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें 50S, यहाँ पे 50S और 30S में इसको क्या किया गया है? 70S यूनिट को 50S 30S में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 34 टाइप ऑफ प्रोटीन होता है और RNA होगा, यहाँ पे 5S RNA होगा और यहाँ पे 23 RNA होगा। S का मतलब सबवर्ड यूनिट है, बार बार बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा RNA और प्रोटीन से बना हुआ है। तुमने यही तो लिखा, ये प्रोटीन है, ये RNA है। ठीक है, 34 टाइप ऑफ प्रोटीन होगा और RNA यहाँ पे कैसा होगा? 5S RNA होगा, 23S RNA होगा। आफ्टर दैट हम बात करते हैं 30S की। तो 30S में आप देखेंगे 21 टाइप ऑफ प्रोटीन होंगे। उसके बाद आप देखेंगे RNA जो होता है वो यहाँ पर 16S होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोट, 80S होता है, इसको 60S और 40S में डिवाइड किया गया है। 60 और 40S का मतलब यहाँ पर क्या है? स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 60 जो है ना, ये लार्जर यूनिट है और ये 40 जो है ना, ये स्मॉलर यूनिट है। राइबोसोम का जब स्ट्रक्चर बनाइएगा ना तो आपको इस तरीके से बनाने को मिलेगा। ठीक, तो इसकी ये वाली यूनिट क्या हो गई? 40S और ये वाली कैसी हो गई? 60S और इसी को अंदर ही क्या किया? डिवाइड किया गया। 60S को क्या किया गया? 5.8S और फिर 5 और फिर क्या किया? 20S। इस तरीके से इस यूनिट को सब डिवाइड कर दिया गया है। अब उसके बारे में 40S, 80S यहाँ पर यूनिट देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि राइबोसोम में एक स्मॉलर यूनिट होती है और एक लार्जर यूनिट होती है। ओके, तो ये इसकी क्या है? ये इसकी स्मॉलर यूनिट है 30S और लार्जर यूनिट क्या हो गई? यहाँ पे 50S हो गई। ओके, ठीक है, तो ये इतना तो समझ में आ गया हमें। अब राइबोसोम के बारे में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझना है वो याद रखिएगा। राइबोसोम सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल तो होते ही हैं,
लेकिन जब हम एमआरएनए की चेन पर बात करते हैं ना, जैसे कि एमआरएनए की चेन है, तो एमआरएनए की चेन पर सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट आके बाइंड अप होती है और उसके बाद लार्जर यूनिट आके बाइंड अप होती है। ओके, और जब ये दोनों बाइंड अप होते हैं ना, तो इनके बीच में मैग्नीशियम आयन जो होता है वो वर्क करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम आयन, जब आप मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे ना, इसके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो एमआरएनए की चेन पर सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट बाइंड अप हुई, लार्जर यूनिट बाइंड अप हुई, और इसको जोड़ने का काम किसने किया? मैग्नीशियम आयन ने। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से लेक्चर में आपने राइबोसोम को बहुत अच्छी तरीके से देखा। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया।